गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपने पुराना चैप्टर पढ़ा था, वो था इनकम फ्रॉम सैलरी। वो था तब जब बिफोर रिटायरमेंट था, जब हम रिटायरमेंट के पहले जब हमारी जॉब रहती है तो सैलरी में जो जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो चीज़ मेंशन करते हैं। तब जाके हम ग्रॉस सैलरी निकालते हैं, फिर उसमें हम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके फिर टैक्सेबल सैलरी निकालते हैं। अब आज जो नया चैप्टर कर रहे हैं वो है इनकम फ्रॉम सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब अब रिटायरमेंट के बाद जो हमें पेंशन, ग्रेच्युटी, अर्न लीव सैलरी जो मिलती हैं उनको कैसे टैक्सेबल करा जाता है और कौन सा पार्ट एग्जेम्प्टेड होता है वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें कुछ मेन टॉपिक्स हैं। सिर्फ फर्स्ट पार्ट है ग्रेच्युटी, सेकेंड पार्ट है पेंशन, थर्ड पार्ट है अर्न लीव सैलरी। आज की क्लास से पहले हम लोग ग्रेच्युटी देखेंगे कि ग्रेच्युटी क्या होती है। सबसे पहले तो ग्रेच्युटी की छोटी सी एक डेफिनेशन लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होता है, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो क्या है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लिख लीजिए इसमें एनी डेथ कम रिटायरमेंट, एनी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी मीन्स क्या हो गया, ग्रेच्युटी मीन्स हो गया जैसे हम रिटायर हो चुके हैं, हमारी जॉब जो है हम उसको छोड़ चुके हैं, हमारी ऑलरेडी हम एक ऐसी एज अचीव कर चुके हैं जब हमें रिटायरमेंट हो चुका है, तो हमें ग्रेच्युटी मिलती है कंपनी की तरफ से, जैसे पेंशन मिलती है। सेम ग्रेच्युटी है लेकिन थोड़ा सा डिफ़र करती है अपने केस में। ये है कि ग्रेच्युटी जो होती है वो हमें गवर्नमेंट पैसे मिलते हैं ताकि हम अपने जो खर्चे हैं, जैसे अब हम जॉब तो कर नहीं रहे हैं, तो अब हमारी जो रिटायरमेंट के बाद के जो खर्चे जैसे हम अपने ओल्ड एज पेंशन जैसे होती हैं हमें मिलती हैं, तो उसको उन खर्चों को पूरा करने के लिए हमें ग्रेच्युटी रिसीव होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या होता है कि वो नेल हो जाती है, उसके लिए टैक्स बनी होती है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन होते हैं अप टू सम पर्टिकुलर लिमिट। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट आ जाती है, एक एक्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में अगर एम्प्लॉय कवर्ड है, अगर इस एक्ट के अंदर आ रहा है तो उसके रूल्स हैं, और अगर नॉट कवर्ड है नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अगर नॉट कवर्ड है तो उसके क्या रूल्स हैं वो समझेंगे आज हम लोग। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स मीन्स नेल हो जाएगी वैल्यू हमारी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स ये है। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एक एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रूल, दो अलग अलग रूल्स हैं, या तो कवर्ड होगा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में या फिर नॉट कवर्ड होगा। तो यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कौन कौन से एम्प्लॉयज़ आते हैं वो देख लेते हैं। वो एम्प्लॉयज़ who are working in any
फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, अगर इन जगहों पे एम्प्लॉय काम करता है तो वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये देख लेंगे कि वो कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है। ठीक है, तो जो रूल्स हैं नॉट अगर पेमेंट अंडर पेमेंट एक्ट कवर्ड है तो देखिए क्या रूल्स होते हैं उसके। तो फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी इफ़ कवर्ड अंडर द एक्ट, तो लिख लेंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड। तो 3 रूल्स हैं, इनमें से कंपेयर कर लेंगे, जो सबसे लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फर्स्ट रूल है 15 डेज सैलरी, 15 डेज सैलरी, ठीक है, बेस्ड ऑन सैलरी लास्ट ड्रॉन। तो हमारी जो प्रीवियस मंथ की सैलरी थी उस पे उसके अकॉर्डिंग करेंगे ये क्वेश्चन। फॉर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब ये है कि जितने साल उसने जॉब की होगी, 25 ईयर्स हो सकता है, 35 ईयर्स हो सकता है, वो हो जाएगा। सेकेंड जो रूल है वो है 20 लाख, ये लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है ये। थर्ड रूल है अमाउंट रिसीव्ड, या फिर लिख रहे ग्रेचुटी रिसीव, ग्रेचुटी रिसीव्ड। तो 15 डेज सैलरी निकालेंगे, 15 डेज ऑफ सैलरी बेस्ड ऑन द सैलरी लास्ट रॉन जो लास्ट मंथ की सैलरी है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। फॉर द कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मीन्स जितने साल उसने काम किया होगा जॉब। फिर 20 लाख जो है वो लिमिट है। और थर्ड जो पॉइंट है वो है ग्रेचुटी रिसीव, जो भी ग्रेचुटी हमें रिसीव होगी उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जितने ईयर्स ऑफ मतलब हमने सर्विस जॉब की है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है 15 डेज ऑफ सैलरी को कैसे कैलकुलेट करना है। 15 डेज ऑफ सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है वो देख ले रहे हैं। लास्ट मंथ सैलरी जो होगी हमारी इंटू 15/26 ऐसे कर लेंगे। तो जो लास्ट मंथ की सैलरी होगी वो इंटू 15/26 ये रूल है। ये इससे ये पहला पार्ट कैलकुलेट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में कोई कैलकुलेशन नहीं, लिमिट दी हुई है 20 लाख की। और जो थर्ड पार्ट है ग्रेचुटी जो रिसीव होगी हमें वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और नॉट कवर्ड है तब इसके रूल्स क्या होता है देखें। फर्स्ट रूल है 1/2 मंथ सैलरी, 1/2 मंथ सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ कंप्लीट सर्विस। ये जो लेंगे सैलरी 1/2 मंथ सैलरी है, ये एवरेज सैलरी होगी, ये एवरेज सैलरी निकाल लेंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो है 20 लाख। और जो थर्ड पॉइंट है वो है एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन इस पार्ट में है जो 15 डेज ऑफ सैलरी कैलकुलेट करनी है।
15 डेज सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, लास्ट मंथ की जो सैलरी होगी प्रीवियस मंथ की इंटू 15 कर लेंगे अपॉन 26। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर नॉट कवर्ड है, ये पार्ट था जब कवर्ड था, अगर नॉन गवर्नमेंट है नॉट कवर्ड है तो हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ कंप्लीट सर्विस, मतलब एक साल की जो भी सैलरी हमारी सैलरी होगी उसका एवरेज निकाल के जितने साल उसने जॉब किया होगा उसे डिवाइड कर देंगे। और 20 लाख सेकेंड लिमिट है, सेकेंड रूल 20 लाख का है। और थर्ड जो पॉइंट है वो है एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव, जो भी ग्रेच्युटी रिसीव होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग जितनी ईयर हमने जॉब किया होगा, ठीक है। तो ये लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से जो कंपेयर करने के बाद इन तीनों में जो भी लीस्ट वैल्यू होती है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और जैसे HRA कर देते हम लोग पिछले चैप्टर में, जैसे HRA किया था तो उसमें जब टैक्सेबल निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे, टैक्सेबल में जो अमाउंट रिसीव हो रहा होता था उसमें से हम लोग एग्जेम्प्टेड वाला पार्ट माइनस कर लेते थे। तो सेम यहाँ पे भी करेंगे, हमारा टैक्सेबल निकल आता था ऐसे, तो सेम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे भी जो ग्रेच्युटी रिसीव होगी जो भी इन तीनों में से सबसे कम होगा वो ग्रेच्युटी में माइनस कर देंगे, इसमें इसी में माइनस कर देंगे, तो हमारा जो ये निकलेगा आंसर वो टैक्सेबल ग्रेच्युटी हो जाएगा, ठीक है। और सेम यहाँ पे वही रूल फॉलो होगा, जो ग्रेच्युटी रिसीव है इसमें से जो लीस्ट वाला वैल्यू होगी, इसमें से लीस्ट वैल्यू उसको निकाल के हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, लीस्ट वैल्यू, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, ऐसे करा जाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं। अब ये जो सैलरी है 1/2 मंथ सैलरी, इसमें सैलरी पे क्या क्या होती है पहले वो समझ लें, क्वेश्चन करने से पहले। सैलरी अगर कवर्ड है, पहले कवर्ड का देख ले रहे हैं, कवर्ड का अलग है, नॉट कवर्ड अगर होगा तो अलग है। सैलरी पहले कर लेंगे, सैलरी ले ली जाएगी, इसमें ऐड कर देंगे डीए। डीए में अभी तक क्या हमने देखा था कि डीए में कंडीशन लगी थी अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन इसमें क्या है, इसमें लिखी हो और नॉट हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखी है तो भी ऐड कर देंगे, नहीं लिखी है तो भी ऐड कर देंगे सैलरी में, और ये हमारा बन जाएगा सैलरी, ठीक है। अगर नॉट कवर्ड है तो इसकी सैलरी क्या क्या इंक्लूड करेगी वो देखते हैं। सैलरी इंक्लूड्स में आ जाएगा सैलरी प्लस डीए, यहाँ पे कंडीशन ज़रूरी है, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें ऐड कर देंगे कमीशन, बेस्ड अपॉन फिक्स परसेंटेज दिया रहेगा, टर्नओवर दिया रहेगा, निकाल लिया जाएगा। तो ये क्लियर कर लें कि अगर कवर्ड है तो सिर्फ दो चीज़ आएगी, सैलरी और डीए, और सैलरी बन जाएगी। डीए में कंडीशन लिखी है नहीं लिखी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉट कवर्ड में क्या है कि सैलरी के अंदर 3 चीज़ आएंगी, सैलरी आएगी बेसिक सैलरी, और डीए के अंदर कंडीशन ज़रूरी है, कंडीशन जो है वो नेसेसरी है, फिर कमीशन बेस्ड अपॉन द फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा, हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। इसको नोट कर लें।
एवरेज सैलरी जो सेकंड पार्ट था, तो एवरेज सैलरी का क्या मतलब है? एवरेज सैलरी का मतलब होता है इट शैल बी कंप्यूटेड ऑन द basis of salary for 10 months. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मंथ्स। तो हम लोग जो एवरेज सैलरी निकालेंगे 1/2 मंथ एवरेज सैलरी जो है, ये सेकंड नॉट कवर्ड वाले पार्ट में है, नॉट कवर्ड में। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो उसमें जो ये एवरेज सैलरी थी, ये इसका मतलब ये है कि हम लोग पूरे साल के लिए 12 मंथ्स की नहीं लेंगे, इसमें सिर्फ 10 मंथ्स की कैलकुलेट करेंगे, मतलब 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी निकाल के जो कैलकुलेशन है वो करेंगे, ये सही है, ठीक है। पूरे हम लोग 12 मंथ्स की नहीं लेंगे। तो ये पॉइंट जो है ये लिख लीजिएगा कि इट शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी फॉर 10 मंथ्स। जो 10 मंथ्स की सैलरी होगी सिर्फ वो कंसिडर करेंगे, 12 मंथ की हम कंसिडर नहीं करेंगे। एक चीज़ और समझ लें, अगर किसी साल एज्यूम कर ले रहे 2018 में कोई एक्स पर्सन ने जॉब की, ठीक है, जॉब की और उसने मार्च के महीने में छोड़ दिया जॉब को, उसने बहुत पुराना एम्प्लॉई था किसी पर्टिकुलर कंपनी का, और उसने मार्च 2018 में जॉब को छोड़ दिया। एज्यूम कर ले रहे कि 25 ईयर्स के काम के बाद उसने उस जॉब को मार्च 2018 को छोड़ दिया। फिर उसने अप्रैल 2018 को दूसरी कंपनी में जॉब लग गई ज़्यादा इनकम पे, तो उसको जब उसने जॉब छोड़ी होगी तो इस कंपनी से ग्रेच्युटी रिसीव होगी और इस कंपनी से भी ग्रेच्युटी रिसीव होगी, ठीक है। ग्रेच्युटी रिसीव जब होगी तो जो पुराना जिस कंपनी में जिस कंपनी में पहले काम किया था, जो ये थी, एग्ज्यूम कर ले रही जेड कंपनी है, इस कंपनी से जितनी भी ग्रेच्युटी रिसीव होगी, जब कैलकुलेशन की जब बारी आएगी तो जो 20 लाख है उसमें से जो प्रीवियस ग्रेच्युटी होती है वो माइनस कर देते हैं। मतलब ये जैसे अगर एक साल में हमें 2 जगह से ग्रेच्युटी रिसीव हो रही, तो जो जहाँ से पहले रिसीव हुई होती है वो हम लोग जो लिमिट थी सेकंड रूल वाली उसमें से माइनस कर देंगे। फिर जो आंसर आएगा, एज्यूम कर लेंगे कि प्रीवियस ग्रेच्युटी थी 3 लाख, तो जो ये 20 लाख की जो लिमिट है ये बन जाएगी 17 लाख की लिमिट, ऐसा हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर कर लिया कि जब ग्रेच्युटी फ्रॉम मोर देन 1 एम्प्लॉयर है, अगर मोर देन 1 एम्प्लॉयर से रिसीव हो रही है तो जहाँ से पहले रिसीव हुई होती है वो वाला पार्ट हम लोग 20,000 जो लिमिट है उससे माइनस कर देंगे। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है जो एम्प्लॉय कवर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन कवर्ड का है। आफ्टर सर्विंग फॉर 33 ईयर्स 9 months
तो उसने जॉब कितने साल का काम किया? 33 ईयर्स 9 मंथ्स का काम किया है इन भारत लिमिटेड, भारत लिमिटेड, ठीक है। फ्रॉम सर्विस ऑन 30th November 2018। ग्रेच्युटी जो रिसीव हुई है, ग्रेच्युटी रिसीव है ऑफ 9 लाख से। ये पॉइंट क्लियर, ये चीज़ हाईलाइट कर लें इसको। फिर हिज मंथली बेसिक सैलरी थी मंथली बेसिक सैलरी 30,000 की थी। डीए मिला था 9,000 का और HRA था ₹4500 का। तो सर्विस कितने साल तक की है उसने? 33 ईयर्स 9 मंथ्स तक की है। ग्रेच्युटी कितनी रिसीव हुई है? 9 लाख से रिसीव हुई है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। टाइम ऑफ रिटायरमेंट सैलरी कितनी थी? सैलरी थी 30,000, डीए था 9,000 और HRA था 4500। एक चीज़ समझ लें कि कवर्ड का ये पार्ट है, कवर्ड अंडर द एक्ट है, कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो जब कवर्ड है तो जो ये 33 ईयर्स और 9 मंथ्स है तो ये 34 ईयर्स हो जाएगा। कैसे? अगर 6 मंथ से एक्सीड करता है ये लिमिट, जो मंथ वाला पार्ट है, अगर 6 मंथ से एक्सीड करेगा तो 9 ये पूरा 1 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? अगर कवर्ड है तो। अगर यही क्वेश्चन नॉट कवर्ड का होता और क्वेश्चन में होता कि 33 ईयर्स काम किया और 9 मंथ्स, 33 ईयर्स 9 मंथ्स, तो ये सिर्फ 33 ईयर्स रह जाता। ठीक है। एक चीज़ और है, अगर कवर्ड होता और ये लिखा होता है 33 ईयर्स 3 मंथ्स, तो भी ये, क्योंकि अब ये जो मंथ्स वाला जो ये कितने मंथ्स है? 3 मंथ्स है, तो ये 6 मंथ से कम है ये, तो ये सिर्फ 33 ईयर्स रह जाता। अगर ये पार्ट जो मंथ वाला पार्ट है ये अगर 6 मंथ से एक्सीड करेगा और कवर्ड है तो ही ये 1 साल में कन्वर्ट होगा, 1 साल कंसिडर करा जाएगा, वरना जो ईयर है इससे वही ले लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कवर्ड है और 33 ईयर्स 9 मंथ से 6 मंथ से एक्सीड करा तो ये पूरा 34 ईयर्स ले जाएगा हम लोग। ठीक है, 34 ईयर्स ले लेंगे हम लोग, तो 34 ईयर हो जाएगा। तो जब कैलकुलेशन की बारी आएगी तो यहाँ हम लोग 34 ईयर्स लेंगे। ग्रेच्युटी जो रिसीव हो रही है वो 9 लाख की है और मंथली सैलरी जो है वो 30,000 की है, डीए जो है 9,000 का है, कंडीशन मेंशन नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले तो रूल्स लिखने हैं, पहले क्लियर कर लें, सर पे से लिख ले रहे। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड, शैल बी एग्जेम्प्टेड। तो फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल था 15 डेज सैलरी, 15 डेज सैलरी। 15 डेज सैलरी का फॉर्मूला क्या था? लास्ट वन सैलरी इंटू 15 अपॉन 26। तो लास्ट मंथ सैलरी कितनी है? लास्ट मंथ सैलरी है 30,000 की, इंटू 15 करेंगे अपॉन 26। ठीक है, ये करेंगे, ये आ जाएगा 22,500। सेकेंड जो पॉइंट है वो है 20 लाख का,
22,500 ये है। अब इसमें लिखा था, रूल क्या था, 15 डेज सैलरी फॉर द कम्प्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो कम्प्लीटेड ईयर सर्विस कितनी है, 34 ईयर्स है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 34 ईयर का, 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7,65,000। ठीक है, 30 ईयर्स था पर एक मंथ का था, तो ये एक साल, इसमें जो रूल था 15 डेज सैलरी निकाल ली, लास्ट मंथ सैलरी 30,000 थी, इंटू 15/26। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 22,500। इंटू करेंगे क्योंकि रूल में था 15 डेज सैलरी फॉर द कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो कम्प्लीटेड सर्विस कितनी है, 34 ईयर। 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7,65,000। ठीक है, सेकेंड रूल है 20 लाख का। और थर्ड रूल है ग्रेचुटी जो रिसीव हो रही है। तो ग्रेचुटी कितनी रिसीव हो रही है, 9 लाख की। अब इन तीनों पॉइंट में से सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, लीस्ट वैल्यू है ये। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि एग्जेम्प्टेड वैल्यू कितनी है, एग्जेम्प्टेड वैल्यू कितनी है, अमाउंट कितना है, तो लिख देंगे 7,65,000। लेकिन अगर पूछ लिया कि टैक्सेबल कितनी है, तो जो रिसीव हो रही होगी, एक्चुअल रिसीव होती है हमें 9 लाख में माइनस कर देंगे एग्जेम्प्टेड वैल्यू 7,65,000, ये माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1,35,000। ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग पहले लिख लेंगे, शैल बी एग्जेम्प्टेड। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो सबसे लीस्ट होता है, जितने भी रूल्स अभी तक किए, जो प्रीवियस चैप्टर था जो बिफोर रिटायरमेंट वाला था, उसमें भी यही रूल था कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, और जो एक्चुअल रिसीव होता है उसमें एग्जेम्प्टेड पार्ट माइनस करने के बाद हमारा टैक्सेबल निकल आता है। तो यहाँ पे भी एग्जेम्प्टेड पार्ट माइनस कर देंगे। 15 डेज सैलरी है, लास्ट मंथ सैलरी कितनी थी, 30,000 की, इंटू 15/26 कर दिया तो वैल्यू निकला 22,500, इंटू 35 कर दिया, कंप्लीटेड ईयर सर्विस थी हमारी, निकल आई वैल्यू हमारी फर्स्ट की मेथड की है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू है। सेकंड वैल्यू, जो सेकंड रूल था वो था 20 लाख से जो लिमिट थी। थर्ड रूल था जो एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव होती है, ग्रेचुटी कितनी रिसीव हो रही है, 9 लाख की। तो 9 लाख से रिसीव हो रही है, 9 लाख ये होगा, इसमें एग्जेम्प्टेड वाला लीस्ट वाली वैल्यू माइनस कर दिया तो हमारा ये टैक्सेबल निकल आया। ठीक है, तो आज ग्रेचुटी यहाँ यहीं तक थी। इसके 2 पार्ट है, कवर्ड और नॉट कवर्ड। कवर्ड का एक क्वेश्चन करा दिया है, इसको प्रैक्टिस करिए घर में। नॉट कवर्ड है, नेक्स्ट टर्न में हम लोग नॉट कवर्ड के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। हाँ, घर में रहें, सुरक्षित रहें।